वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जीएस के टॉप 1500 क्वेश्चन के डे 4 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने डे 3 तक का डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह क्लास यूपीपीएससी प्री 2024, इसके अतिरिक्त आरओ एआरओ रे एग्जाम, साथ ही साथ जितने प्रकार के वनडे एग्जाम या स्टेट पीसीएस एग्जाम होते हैं सबके लिए समान रूप से उपयोगी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर दिया है प्रश्न संख्या 46। तो प्रश्न संख्या 46 में क्या दिया गया, देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत के आपातकालीन प्रावधान को संविधान की प्राणवायु बताया। सेम यही डेटा यहाँ पर इंग्लिश में दिया है। हु एमंग द फॉलोइंग हैज डिस्क्राइब्ड द इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ इंडिया एज द लाइफ ब्रीथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है बाईलैंग्वेज है, मतलब दोनों भाषा में दिए गए, हिंदी और इंग्लिश। जिस भाषा में आप अच्छे से समझ पाते हैं उस भाषा के साथ आप प्रश्नों को देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया टीटी कृष्णामाचारी, दूसरा विकल्प दिया हृदयनाथ कुंजरू और तीसरा विकल्प दिया है सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और चौथा है महावीर त्यागी। तो इसमें देखिए किन लोगों ने आपातकालीन प्रावधान को क्या नाम दिया था, इसकी बात हम लोग करते हैं। तो टीटी कृष्णामाचारी ने आपातकालीन प्रावधान को संवैधानिक तानाशाही नाम दिया था, संवैधानिक तानाशाही। तो इसमें याद रखिएगा इन्होंने नाम दिया था संवैधानिक तानाशाही। हृदयनाथ कुंजरू की बात करूंगे तो इन्होंने दिया था राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर खतरा। तो इन्होंने क्या कहा था, जो आपातकालीन प्रावधान है ये राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर खतरा बताया था। इसके बाद देखिएगा बात करेंगे सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इन्होंने कहा था कि यह संविधान की प्राणवायु है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा विकल्प सी। और महावीर स्वामी ने क्या नाम दिया था, तो महावीर स्वामी ने सुरक्षा वाल्व से इसकी तुलना की थी। तो यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 47। देखिए 47 में यहाँ पर क्या दिया गया, अगर प्रश्न की बात करेंगे तो भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्यों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भाग, निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत केवल एक केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया था। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो भारत का संविधान है इसके अंतर्गत भारत को, मतलब जो भारत संघ कहा गया था, इसे 4 भागों में विभाजित किया गया था। तो किस भाग के अंतर्गत केवल एक केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया था। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं भाग क ख ग घ कौन सा सही विकल्प होगा। तो देखिए अगर भाग क की बात करेंगे तो भाग क में उन राज्यों को रखा गया था जो ब्रिटिश भारत में गवर्नर शासन के अधीन हुआ करते थे। तो यहाँ पर ये गवर्नर शासन के अधीन हुआ करते थे। दूसरे की बात करेंगे भाग ख में, यहाँ पर 9 राज्य रखे गए थे जहां विधानमंडल के साथ साथ शाही शासन भी होता था। भाग ख में 9 राज्य रखे गए थे, यहाँ पर विधानमंडल भी था और साथ साथ शाही शासन भी चल रहा था। भाग ग की अगर बात करेंगे तो वे राज्य रखे गए थे जहां ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त शासन किया करते थे। ग में ये हो जाएगा। अब घ में देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। विकल्प डी ऐसा है जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 48। 48 में क्या दिया है, भारतीय संविधान के कुछ भागों के संदर्भ में सही विकल्प चुने। अब यहाँ पर देखिए जो 48 नंबर का प्रश्न है इसमें क्या दिया गया कि भारत के संविधान के कुछ भाग दिए गए, इसके संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए भाग 9 में बात किया जा रहा है पंचायत, तो पंचायत की बात भाग 9 में है, ये बिल्कुल सही है। अब इसके बाद ये नगर पालिकाएं, तो नगर पालिकाएं अगर इसकी बात करेंगे तो नगर पालिका का वर्णन 9 क में किया गया, अर्थात 9A में किया गया, न कि भाग 10 में किया गया। तो ये गलत हो जाएगा। तीसरे की बात करेंगे भाग 4 में दिया राज्य की नीति निदेशक तत्व, अर्थात डीपीएसपी है ना, डीपीएसपी को रखा गया भाग 4 में, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिएगा अगर चौथे की बात करेंगे भाग 4 का क, इसे संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। देखिए जहां भी क या ए लगा हुआ मिल जाएगा, इंग्लिश की बात करेंगे तो ए लगा रहेगा, वो मूल रूप से संविधान में नहीं था, उसे संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज अर्थात मौलिक कर्तव्य को रखा गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो देखिए पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही। तो इसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। दोस्तों एक चीज आपको कमेंट करना है कि कौन सा ऐसा संशोधन था जिसमें भाग 4 का अर्थात 4A जोड़ा गया, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया। इसके साथ साथ आपको यह बताना है कि जो संविधान का भाग 4 है राज्यों की नीति निदेशक तत्व अर्थात डीपीएसपी, यह किस देश से लिया गया है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 49। देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में सही विकल्प चुने।
आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो कि सही है। अगर 49 की बात करेंगे, देखिए पहला दिया अनुच्छेद 26 में दिया धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये बिल्कुल सही है, आर्टिकल 26 में इसी का वर्णन है। अनुच्छेद 24 कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध, देखिए बाल श्रम का निषेध कारखानों में आर्टिकल 24 के तहत मिलता है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात किया गया, ये भी सही है। और अनुच्छेद 44 दिए नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, आर्टिकल 44 लागू करने वाला प्रथम राज्य, कई बार पेपर में बनता है वनडे एग्जाम में, तो आर्टिकल 44 को लागू करने वाला प्रथम राज्य गोवा है, ये भी आप याद रखिएगा। यहां पर देखिए चारों विकल्प सही है, तो इसमें आप देखेंगे 1, 2, 3 और 4 विकल्प डी में दिख रहा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 50 में यहां पर क्या दिया गया, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। देखिए पहला पॉइंट दिया 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। देखिए 61वां संविधान संशोधन किया गया था, मतलब 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, समय था 1989। यहाँ पे क्या किया गया था कि जो वोटिंग की एज है इसको 21 से घटा करके कितनी कर दी गई थी, 18 वर्ष कर दी गई थी, ये बिल्कुल सही तथ्य है। अगला पॉइंट यहां पर दिया पॉइंट संख्या दूसरा, 1987 में 57वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत उत्तर पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है, तो देखिए 2 के दोनों सही है, तो यहां पर सही उत्तर बन जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 51 में क्या दिया गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहां पर आपको बताना है कि जो पॉइंट दिए हैं इसमें क्या पूछा गया, आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। वर्ष 1997 में प्रकाश में आया एल चंद्र कुमार केस अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्तियों से संबंधित था। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे कि 1997 में एल चंद्र कुमार केस जो आया था, इसमें यह बताया जा रहा है कि ये किससे संबंधित है, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के शक्तियों से संबंधित है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला है वर्ष 2011 में प्रकाश में आया राम जेठमलानी केस आर्टिकल 32 के अंतर्गत निर्धारित सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से संबंधित है। तो राम जेठमलानी का जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है, ये बिल्कुल सही, मतलब सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों से जुड़ा है। आगे है वर्ष 1995 में प्रकाश में आए LIC ऑफ इंडिया केस में सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर कहा है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है। देखिए LIC ऑफ इंडिया का जो केस बना इसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना है ये भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा और तीसरा 3 के तीनों सही है, तो जो सही उत्तर बनेगा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। दोस्तों यहाँ पर देखिए हम लोग सिर्फ अभी प्रश्नों को हल कर रहे हैं, ये केस क्या था, इसमें क्या फैसला आया या किस कारण ये केस किया गया था, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा हम लोग किसी अलग क्लास में कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 52 में यहाँ पर क्या दिया गया, फजल अली आयोग के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। अब आपको ये बताना है कि जो फजल अली आयोग बना था इसमें सही विकल्प क्या है, इसकी बात करना है यहाँ पर। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 52 का सही उत्तर क्या बनेगा। देखिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट दिया, दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग का गठन किया गया था। देखिए जो फजल अली आयोग है ये राज्य पुनर्गठन आयोग है, ये बिल्कुल सही है, और इसका गठन भी 1953 में किया गया था, तो पहला पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले पॉइंट की बात करेंगे तो इस आयोग के 2 अन्य सदस्य कौलम माधव पडिक्कर और पुरुषोत्तम दास टंडन थे। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसके 2 सदस्य और कौन कौन थे। देखिए एक तो फजल अली हो गए है ना, क्योंकि इन्हीं के नाम पर आयोग का नाम रखा गया, और दूसरा यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौलम माधव पडिक्कर, तो ये तो थे, लेकिन यहाँ पर जो दिया पुरुषोत्तम दास टंडन तो ये नहीं थे, इनके स्थान पर हृदयनाथ कंजरू थे, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे दिया इस आयोग ने सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, बिल्कुल सही। देखिए अगला पॉइंट है, प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था। देखिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार के रूप में स्वीकार किया गया, बिल्कुल स्वीकार किया गया था, लेकिन हाँ यहाँ पर एक भाषा एक राज्य इस सिद्धांत को खारिज कर दिया गया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा, इसको खारिज कर दिया गया था। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया इसके आधार पर यह सही हो जाएगा, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को यहाँ पर मना किया गया था। तो देखिए पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहला, तीसरा और चौथा इस विकल्प में दिख रहा है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 53 में क्या दिया गया इसकी बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए 53 नंबर का क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब जो डेटा यहाँ पर दिया गया इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही है। पहला पॉइंट दिया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो देखिए जो मंत्रिपरिषद है ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, ये बिल्कुल सही है और इसका वर्णन अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत किया गया है, ये भी सही हो जाएगा। अगला पॉइंट है, मंत्रिपरिषद का अस्तित्व तभी तक होता है जब तक उसे सदन में बहुमत प्राप्त होता है। तो ये भी सही है, अगर मंत्रिपरिषद को सदन में बहुमत प्राप्त है तभी तक उसका अस्तित्व है, वरना इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिमंडल को हटा सकती है। देखिए यहाँ पर यह दिया है कि जो लोकसभा ये अविश्वास प्रस्ताव पारित करेगी और मंत्रिमंडल को हटा सकती है, तो बिल्कुल सही है। आगे है, अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए 60 सदस्यों की सहमति अनिवार्य होती है। देखिए यहाँ पे 60 सदस्यों की सहमति अनिवार्य नहीं होती, ये गलत दिया है। यहाँ पर 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य होगी, तो ये यहाँ पर जो प्रश्न विकल्प चौथा है ये गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो अगर हम लोग देखेंगे पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प बी में मिल रहा है, तो विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 54 में क्या दिया, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। अब आपको यह बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा विकल्प सही है। देखिए पहला पॉइंट दिया, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा उस सीमा तक कार्य करके किया जाता है जैसा वह उचित समझता है, अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से। देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है अर्थात जो यूटी है उसका प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा उस सीमा तक किया जाता है जैसा कि वह उचित समझता है और अपने द्वारा एक प्रशासक को नियुक्त करता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट बिल्कुल सही है ना, जितने भी यूटीज हैं वहाँ पे राष्ट्रपति क्या करता है, एक प्रशासक को नियुक्त करता है। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया है, केंद्र शासित प्रदेशों का नियंत्रण और प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। तो देखिए जितने भी केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूटी हैं उनका जो नियंत्रण और प्रशासन है केंद्र सरकार के द्वारा होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अब आगे देखिए अगले पॉइंट की बात करेंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, पंजाब और पुडुचेरी के प्रशासकों को उपराज्यपाल के रूप में नामित किया गया। देखिए यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, पंजाब और पुडुचेरी के प्रशासकों को उपराज्यपाल के रूप में नामित किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो ये विकल्प जो है ना यहाँ पर इसमें थोड़ी सी त्रुटि दिख रही है, तो ये अब यहाँ पर उत्तर में नहीं जाएगा। अगर अगले की बात करेंगे तो अगला पॉइंट क्या दिया है, संसद को केंद्र शासित प्रदेशों में 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार होता है। तो देखिए यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों में 3 सूची, अब 3 सूची की बात क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय में विधि बनाने का अधिकार होता है, तो ये भी सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 55 में क्या दिया, राज्य विधानमंडल में साधारण विधेयक के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। अब यहाँ पर देखिए ये बताया जा रहा है कि राज्य विधानमंडल की बात किया जा रहा है ना, राज्य विधानमंडल में साधारण विधेयक की बात हो रही है, इसके संबंध में कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। तो देखिए देखते हैं इसमें, देखिए साधारण विधेयक की बात करेंगे है ना, वो भी राज्य विधानमंडल में। तो पहला पॉइंट है, इसे राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो देखिए इसे किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट यहां पर दिया, इसे किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, यह भी बिल्कुल सही है। इसे तभी पारित माना जाता है जब इसमें संशोधन के साथ या उसके बिना राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की सहमति हो जाए, तो यह भी यहां पर बिल्कुल सही पॉइंट है। अगले पॉइंट की बात करेंगे, भारतीय संविधान में किसी भी विधेयक के मसौदे पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी भी विधेयक के मसौदे पर, अब दोनों सदनों के बैठक का प्रावधान है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ऐसा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 सही है। तो देख लेते हैं कहाँ पर ऐसा विकल्प मिल रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प ए में मिल रहा है, तो 55 का विकल्प ए सही उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों आते हैं प्रश्न संख्या 56 पर। 56 में क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन से निकाय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। अब आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा निकाय है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पर पहला दिया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ना, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला है अंतर जातीय परिषद। अंतर जातीय परिषद अर्थात
इंटर स्टेट काउंसिल, ये भी गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, है ना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA, ये भी कार्य करता है गृह मंत्रालय के अधीन। अब देखिए यहाँ पर दिया है केंद्रीय सतर्कता आयोग, है ना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल मतलब कार्मिक मंत्रालय के अधीन काम करता है, न कि गृह मंत्रालय के अधीन। तो ये तो उत्तर में नहीं जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही बनेगा, पहला दूसरा और तीसरा विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो 56 का जो सही उत्तर बनेगा, 56 का सही उत्तर होगा विकल्प सी। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 57। देखते हैं 57 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। अब आपको ये बताना है सही विकल्प इसमें से कौन होगा। अब सही विकल्प कैसे बनाना है, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताएं। अब यहाँ पर देखिए राज्य दिया और यहाँ पर लोकसभा की सीट दिया है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 29 है, ये भी सही है। इसके बाद महाराष्ट्र की बात किया जाए, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीट है, राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें, और बिहार में अगर लोकसभा सीटों की बात करेंगे यहाँ पर 42 दिया है, जबकि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या है 40, है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला दूसरा तीसरा और चौथा सही दिया है, लेकिन यहाँ पर जो पांचवा है पांचवा गलत दे दिया है। तो यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा चौथा विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 58। 58 में क्या दिया, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको जो सही है उसे बताना है। संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने की अधिकतम अवधि 60 दिन है। मतलब देखिए संसद का कोई भी सदस्य, अब वो अगर यहाँ पर वो मतलब अनुमति नहीं लेता है तो 60 दिन तक अनुपस्थित रह सकते हैं, जिसके बाद उसकी सीट रिक्त घोषित की जा सकती है। तो बिल्कुल सही है, मतलब बिना अनुमति के 60 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकता है, मतलब अनुपस्थित नहीं रह सकते। आगे गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को अगला पॉइंट है गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 48 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे 48 घंटे की बात हो रही है, जबकि आपको पता होगा, ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है, सबको पता होता है कि 24 घंटे के समक्ष क्या होता है कि उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। इसमें यात्रा का समय नहीं जुड़ता है। यात्रा का समय कहने का मतलब जैसे इमेजिन कीजिए एक आप यूपी के हैं, है ना, अब एक आदमी को अरेस्ट किया जाता है महाराष्ट्र से, है ना, अब महाराष्ट्र से अरेस्ट किया गया, अब वहां से इसको लेके चला गया, तो महाराष्ट्र से यूपी आने में कई घंटों का समय बर्बाद होगा। तो इसमें जो यात्रा का समय इसे नहीं जोड़ा जाएगा, इसमें सीधा सीधा सिर्फ वो समय जोड़ा जाएगा जो प्रत्यक्ष रूप से इसे हिरासत में रखा जाता है। तो ये 24 घंटा होगा, ये गलत है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पहला सही है, तो केवल एक यहाँ पर सही होगा, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 59 में क्या दिया, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। अब आपको सही विकल्प बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला है संसद या राज्यसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने का होता है। ठीक, देखिए संसद या राज्यसभा की बात करेंगे, इसके जो 2 सेशंस होते हैं इनके बीच का जो मैक्सिमम गैप होता है 6 महीने होता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, पद से हटाए जाने या किसी अन्य कारणों से हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने की अधिकतम अवधि 6 महीने, ये भी बिल्कुल सही है ना। मतलब राष्ट्रपति पद अगर किसी भी प्रकार से रिक्त हो जाता है तो उसे भरने के लिए अधिकतम 6 महीने का समय दिया जाता है। यदि संसद के दोनों सदन राष्ट्रपति शासन लगाने की उद्घोषणा को मंजूरी दे दे तो यह 6 महीने तक जारी रहता है, ये भी सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगले पॉइंट को देखते हैं। राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हर 6 महीने में इसकी मंजूरी अनिवार्य है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे, देखिए राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, यहाँ पर कहा जा रहा है, जबकि आपको पता होगा कि राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। हाँ, ये बात सही है कि हर 6 महीने के बाद इसकी मंजूरी अनिवार्य है। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा सही है। तो अगर विकल्प की बात करेंगे तो इन दिए गए विकल्पों में से विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 60 में यहाँ पर क्या दिया गया, निम्नलिखित में सही विकल्प चुने। अब आपको ये बताना है कि इसमें जो भी दिया गया इसमें से सही विकल्प कौन सा होगा। अब देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट दिया, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत किसी भी कारखाने में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु सीमा 14 वर्ष तय की गई थी। देखिए यहाँ पर यह बताया गया कि जो अनुच्छेद 24 है इसमें क्या किया गया कि किसी भी कारखाने में अगर आपको कार्य करना है तो न्यूनतम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। आगे फिर देखिए क्या है इसमें, अनुच्छेद 326 के अंतर्गत मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु के बीच शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर पहला दूसरा और तीसरा दोनों सही, तीनों सही हो जाएगा, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। दोस्तों ये तो कल हम लोगों ने पॉलिटिकल लिस्टिंग वाले क्लास में भी पढ़ा था। वो लिस्टिंग वाली क्लास क्या है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग उसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं।
तो ये आज के 15 क्वेश्चन रहे। क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस प्रकार की क्लासेस आपको निरंतर मिलती रहेंगी। यह क्लास प्रतिदिन 3 PM पर होती है, अर्थात शाम को 3 बजे आपको मिलेगी, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।